हाय हेलो एवरीवन। सो एंजल वन के थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी पे डिस्कशन करेंगे कि कैसे नंबर्स रहे कंपनी के एंड इनके कॉन कॉल का जो मेन हाईलाइट रहा है ब्रोकिंग बिजनेस से रिलेटेड, जिससे हमको समझ में आएगा कि कैसा एक्सपेक्टेशन कैसा पर्सपेक्टिव रख सकते हैं बिजनेस के लिए, उस पर डिस्कशन करेंगे। सो आई थिंक लास्ट वीक इस कंपनी का थर्ड क्वार्टर का बिजनेस अपडेट आया था एंड वहीं पे हमने डिस्कस किया था कि चीजें थोड़ी सी कंसर्न लग रही है एंजल वन को लेकर के, बिकॉज जो मेन पैरामीटर्स होते हैं ब्रोकिंग बिजनेस के अंदर, उनका नंबर ऑफ ऑर्डर, एवरेज डेली टर्नओवर, क्लाइंट एक्विजिशन का नंबर, तीनों में हमको डी ग्रोथ देखने को मिला था। सो अब देखते हैं कि इनके रिजल्ट ओवरऑल कैसे आए हैं थर्ड क्वार्टर्स के अंदर। तो इसमें अगर आप सबसे पहला मैट्रिक देखोगे इनका टोटल क्लाइंट बेस, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7.4% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल क्लाइंट बेस होने वाला है। एंड इनफैक्ट अगर आप इसको वाई वाई भी कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट 50% की ग्रोथ है कंपनी के टोटल क्लाइंट बेस में, तो इसमें अच्छी ग्रोथ है। देन अगर आप इनका एनएससी एक्टिव क्लाइंट बेस भी देखोगे तो इसमें भी कंपनी की सेकंड पोजीशन, मतलब सेकंड रैंक इनका मार्केट शेयर मेंटेन्ड है। ओवरऑल 5.5% की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लास्ट ईयर थर्ड क्वार्टर में लगभग 5.5 मिलियन के आसपास कंपनी के टोटल एक्टिव क्लाइंट थे। अब ये नंबर धीरे धीरे 8 मिलियन की तरफ जा रहा है। सो ये पैरामीटर भी कंपनी का काफी अच्छा है। प्रॉब्लम है इनके ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स के अंदर। सो चाहे आप इनका नंबर ऑफ ऑर्डर देखो या एवरेज डेली टर्नओवर देखो, दोनों में 14% 12% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर डी ग्रोथ देखने को मिला है। एंड यही रीजन है कि इनका रेवेन्यू भी अगर हम देखें तो क्वार्टरली 18% से ऑलमोस्ट कंपनी का रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है। देन अगर आप इनका क्लाइंट एक्विजिशन का नंबर भी देखोगे तो एक और ये नेगेटिव पॉइंट लगता है, बिकॉज इससे पहले एंजल वन का जो एवरेज क्वार्टरली एक्विजिशन रहा है क्लाइंट का, वो अराउंड 25 लाख 30 लाख के बीच में रहा है। काफी क्वार्टर्स के बाद हमको ये नंबर में इतना बड़ा फॉल देखने को मिला है। इनफैक्ट क्वार्टरली तो ये 30% का डी ग्रोथ है ही। अगर आप इसको वाई वाई भी कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट ये 20-25% का डी ग्रोथ देखने को मिलता है, बिकॉज लास्ट ईयर थर्ड क्वार्टर में कंपनी ने अपने हिस्ट्री का उस टाइम तक का सबसे हाईएस्ट क्लाइंट एक्विजिशन किया था, ऑलमोस्ट 25 लाख का। तो वाई वाई भी ये नंबर नीचे आया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ये नंबर नीचे आया है। सो ये एक थोड़ा सा ज्यादा कंसर्निंग पार्ट लगता है इनके रिजल्ट में। देन इबिटा का नंबर अगर आप देखोगे तो वो भी 31% से नीचे आया है क्वार्टरली बेसिस पे। मार्केट शेयर ऑल दो अगर हम देखें इनके अक्रॉस सेगमेंट्स, तो मार्केट शेयर कंपनी के सीक्वेंशियली थोड़े थोड़े इंप्रूव हुए हैं। और प्रॉफिट का नंबर हालांकि इनका 33% से अगेन नीचे आया, बिकॉज रेवेन्यू गिरा है, इबिटा गिरा है, तो पैट पे तो आपका इंपैक्ट पड़ेगा ही। कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है इस क्वार्टर के अंदर। सो ऑलमोस्ट 35% अपने नेट प्रॉफिट का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। तो जनरली हम देखते हैं कि कंपनीज इस तरीके की चीजें तब करती है जब वो ज्यादा हैवी सेलिंग को रोकना चाहती है अपने स्टॉक से। सो एक तरीके का वो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड देती है शेयर होल्डर्स को, कि कुछ ना कुछ हो शेयर होल्डर्स के पास में उनके स्टॉक को रिवॉर्ड करने के लिए, उनके स्टॉक को होल्ड करने के लिए बेसिकली। तो काफी क्वार्टर्स के बाद इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया इस क्वार्टर के अंदर। देन ये तो ओवरऑल हमको समझ में आ ही रहा है कि एंजल वन अब अलग अलग सेगमेंट्स, अलग अलग बिजनेस वर्टिकल के अंदर ये एंटर कर रहे हैं। इसमें एक बड़ा अपडेट ये आया है कि एसेट मैनेजमेंट बिजनेस के लिए जो इनको अप्रूवल पेंडिंग था इनका काफी सारे क्वार्टर से, सो उसका अप्रूवल फाइनली आ गया है। और इनकी मैनेजमेंट ने स्ट्रेटेजी पहले से ही शेयर करी थी कि एसेट मैनेजमेंट में ये पैसिव फंड के थ्रू ग्रो करने को देख रहे हैं। पैसिव फंड के अंदर ये मार्केट शेयर इंक्रीज करेंगे। सो कंपनी ने डेटा भी शेयर किया है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अगर आप यूएस के अंदर देखोगे, सो ऑलमोस्ट 39% जो इन्वेस्टिंग होती है वहां पे वो पैसिव फंड्स के अंदर होती है। इंडिया में अभी ये नंबर 16-17% के आसपास है। हालांकि पिछले कुछ सालों में बहुत जबरदस्त ग्रोथ रही है, सिंगल डिजिट से ये नंबर 16-17% पे आया है। पर अभी भी बहुत स्कोप बाकी है और इंडस्ट्री में बहुत सारे प्लेयर्स को आप सुनोगे तो हर कोई बोल रहा है कि आने वाले टाइम में 4-5 ईयर्स 10 ईयर्स के अंदर जो पैसिव फंड में इन्वेस्टिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। बिकॉज लिस्टेड स्पेस में भी हम देखते हैं कि कितने सारे जो एक्टिव फंड मैनेजर्स हैं वो अंडर परफॉर्म करते हैं इन दी एंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को। सो आपका लो कॉस्ट है इंडेक्स फंड में, आपका वोलेटिलिटी भी काफी कम रहता है, फंड मैनेजर का वहां पे बायसनेस नहीं होता, तो ये सारी चीजें आपको एक एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो कंपनी मेनली इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ के अंदर डील करेगी अपने म्यूचुअल फंड बिजनेस के अंदर। देन वेल्थ मैनेजमेंट में इनका प्रोग्रेस ऑलरेडी चल रहा है। ये 3-4 मेन ग्रोथ लीवर्स है वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री के, जो आपने बहुत सारी कंपनी के मैनेजमेंट से ऑलरेडी सुना होगा कि हमारे कंट्री में नंबर ऑफ एच एन आईज, अल्ट्रा एच एन आईज एक्सपेक्टेड है कि 17-18% से ग्रो करेंगे। फिर जो उनका एसेट है अगर वो इक्विटी में है तो 12-15% का ग्रोथ रहेगा।
अगर वो थोड़े से लो यील्डिंग एसेट के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो 8 to 10% का ग्रोथ रहेगा, सो वहां से ग्रोथ आएगा। तीसरा जो ग्रोथ है वो उनका अर्निंग का ग्रोथ आएगा, मतलब अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से उनको इनकम ग्रो होगा, जॉब कर रहे हैं तो जॉब से इनकम ग्रो होगा, सो 3 to 5% का ग्रोथ वहां से आएगा। तो ये सारे 3-4 बड़े लीवर्स हैं जो वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ को ड्राइव करते हैं ओवरऑल। एंजल वन का इसमें इनको डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस वगैरह एडवाइजरी वगैरह के लिए ये सब मिल चुका है, एंड इन्होंने एक ब्रांड यहाँ पे लॉन्च किया अपना, आयोनिक वेल्थ बाय एंजल वन। सो यहाँ पे भी कंपनी का प्रोग्रेस चल रहा है। देन क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन में हमने लास्ट क्वार्टर में डिस्कस किया था, 3 एनबीएफसी के साथ में इन्होंने टाई अप किया है। बड़ा अपडेट इसके अंदर ये है कि इंश्योरेंस पार्ट पे भी कंपनी ने 3 न्यू कंपनीज के साथ में टाई अप कर लिया है इस क्वार्टर के अंदर। सो एचडीएफसी एर्गो, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस, इन 3 कंपनीज के लिए इन्होंने जनरल इंश्योरेंस के साथ में इनका टाई अप किया है, मतलब जो आपका मोटर इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेगी अब इन सारे कंपनीज का। लेकिन इसमें एक चीज जो आपको ऑब्जर्व करनी है वो है इनका यूनिक एसआईपी रजिस्टर्ड का नंबर। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो इंक्रीमेंटल एसआईपीज में कंपनी का मार्केट शेयर मेंटेन है, नंबर 2 पोजीशन पे कंपनी अभी भी अपने अपनी पोजीशन को इन्होंने मेंटेन करा है, ये पार्ट काफी अच्छा है। बट एक जो पार्ट ऑब्जर्व करने वाला है कि ये पहला क्वार्टर है एंजल वन का जहां पे इनका यूनिक एसआईपी रजिस्टर्ड का नंबर क्वार्टरली बेसिस पे डी ग्रो हुआ है। मतलब जब से इन्होंने एसआईपी का प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है अपने अपने ऐप के ऊपर, सुपर ऐप के ऊपर, सब तब से हम हर एक क्वार्टर में हमने देखा है कि बहुत फिनोमिनल ग्रोथ रहा है इनके यूनिक एसआईपी रजिस्टर्ड नंबर के अंदर। लेकिन इस क्वार्टर में सिक्वेंशियली एक डिक्लाइन देखने को मिला है। इसका रीजन में भी ये हो सकता है कि टोटल क्लाइंट एक्विजिशन का नंबर ही आपके लिए इतना ज्यादा डिक्लाइन कर गया, डी ग्रो कर गया, सो उसकी वजह से यूनिक एसआईपी रजिस्टर्ड का नंबर भी कंपनी के लिए नीचे आया इस क्वार्टर के अंदर। देन असिस्टेड बिजनेस वगैरह कंपनी का ठीक चल रहा है, ये एक डेटा इन्होंने इंटरेस्टिंगली काफी अच्छा शेयर करा है। सो कंपनी कह रही है कि सेबी ने जो कुछ टाइम पहले पीक मार्जिन रेगुलेशन लेके आए थे वो इंडस्ट्री के अंदर, तो उसका जब इम्प्लीमेंटेशन का फेस रहा था उसमें भी बीच में कुछ ऐसे क्वार्टर्स थे स्टार्टिंग में जहां पे जो वॉल्यूम है इंडस्ट्री के अंदर वो थोड़ा सा डी ग्रो हुआ था, एंजल वन के लिए भी उसमें वॉल्यूम में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला था। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला इंडस्ट्री लेवल पे भी और एंजल वन के लिए भी। सिमिलरली कंपनी ये कहना चाह रही है कि जैसे अभी आपने इंडेक्स ऑप्शन रेगुलेशन चेंज हुए हैं सेबी की तरफ से, तो उसमें अगर आप मंथली बेसिस पे देखोगे तो इंडस्ट्री में 42% का वॉल्यूम जो है वो नीचे आया है इंडस्ट्री के लिए, और एंजल वन के लिए कितना इंपैक्ट पड़ा है 27% का, मतलब 20 नवंबर से आई थिंक ये सारे रेगुलेशन एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हुए हैं। तो अगर आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखोगे तो एंजल वन के लिए 27% का वॉल्यूम डिक्लाइन आया है, और उसी का हमको इनके ऑर्डर्स वगैरह रेवेन्यू वगैरह पे भी देखने को मिला है। सो कंपनी क्या कह रही है कि अभी ये इनिशियल फेस है, तो इससे हमको हम ये नहीं समझना है कि आगे चल के भी ऐसे ही डिक्लाइन रहेगा। जैसे पास्ट में भी ऐसे कई सारे चेंजेस करे हैं सेबी ने, रेगुलेटरी ने, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद वापस से नॉर्मलाइज ग्रोथ हो गई है। तो एक तरीके से मैनेजमेंट वही कहना चाह रहा है कि इनिशियली हो सकता है मे भी 1-2 क्वार्टर में ऐसा थोड़ा वोलेटिलिटी देखने को मिले, वॉल्यूम थोड़े से ड्रॉप हो जाए, बट आगे चल के एक्सपेक्टेड ये है कि इसमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। देन इनका अगर हम क्लाइंट एक्विजिशन देखें, सो वी ऑल नो कि एंजल वन मेजरली जो फोकस करता है वो टियर 2, टियर 3 और उसके बियॉन्ड सिटीज के अंदर करता है। 88% जो ये क्लाइंट एक्वायर करे इन्होंने इस क्वार्टर में भी, वो भी टियर 2, टियर 3 सिटी से करे हैं। लास्टली अगर हम इनका पीएनएल का नंबर देखें, प्रॉफिट एंड लॉस का नंबर देखें, तो रेवेन्यू आप देखोगे तो 19% की ग्रोथ है कंपनी के टॉप लाइन के अंदर वाई वाई लेवल पे। क्वार्टरली तो ऑफकोर्स 17% का डिक्लाइन देखने को मिला है, बट वाई वाई 19% का ग्रोथ है कंपनी के रेवेन्यू में। एंड ये लास्ट 6 क्वार्टर्स के अंदर सबसे वीक क्वार्टरली परफॉर्मेंस आया है एंजल वन का इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ, बिकॉज इससे पहले इनकी एवरेज ग्रोथ 30, 35, 40% के आसपास रहती थी। ये पिछले 6 क्वार्टर्स में पहला ऐसा क्वार्टर है जहां पे कंपनी का ग्रोथ 19% के आसपास आया है। इबिट्टा ग्रोथ है 14% के आसपास और प्रॉफिट ग्रोथ है इनका 8% के आसपास। अब अगर हम इनका रेवेन्यू मिक्स देखें, सो ऑफकोर्स 65% जो रेवेन्यू है वो कंपनी का मेन ब्रोकिंग से ही आता है। लेकिन इसमें एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे, ये जो एंसिलरी ट्रांजेक्शन चार्जेस दिख रहा है हमको, ट्रू टू लेबल वाला, ये इस क्वार्टर में कंपनी के लिए नहीं आया है, बिकॉज सेबी ने इसको बंद कर दिया, ट्रांसपेरेंसी लेकर के आए हैं। सेबी का कहना है कि जितने भी ब्रोकर्स हैं सबको इक्वली तरीके से चार्ज करेगा, जो आपका एनएससी बीएससी जो होते हैं, कोई भी स्पेशल डिस्काउंटिंग नहीं मिलेगा बेसिस ऑफ टर्नओवर किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर को।
तो ये वाला पार्ट पहले एंजल वन के लिए प्लस बाकी डिस्काउंट ब्रोकर्स के लिए काफी ठीक ठाक कंट्रीब्यूट करता था। एंजल वन के लिए 8% रेवेन्यू पहले इसी वाले पार्ट से आता था, लेकिन इस क्वार्टर से ये रेवेन्यू इनके इनके यहाँ से चला गया। तो एक तो इसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिला है इनके रेवेन्यू के अंदर। दूसरा, अगर आप देखोगे कि ब्रोकिंग के अंदर एंजल वन का 81% जो रेवेन्यू है वो एफ एंड ओ से आता है, और क्योंकि सेबी ने एफ एंड ओ रेगुलेशंस के अंदर भी चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से हमने अभी देखा कि एंजल वन का जो एफ एंड ओ ऑर्डर है वो 27% गिर गया दिसंबर मंथ के अंदर। सो ये एक और दूसरा रीजन है कि कंपनी का रेवेन्यू ओवरऑल सिर्फ 19% से ग्रो हुआ है। अब अगर आप इनका पूरा ओवरऑल रिजल्ट देखोगे तो 19% का टॉप लाइन ग्रोथ है, लेकिन मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि सेकेंड क्वार्टर में और लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में हमको एंसिलरी ट्रांजैक्शन का बेनिफिट मिला था, मतलब वो जो ट्रू टू लेवल है उसका बेनिफिट मिला था। लास्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट 110 करोड़ रेवेन्यू कंपनी का उस वाले पार्ट से आया था, एंड लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में ऑलमोस्ट 80 करोड़ के आसपास जो रेवेन्यू है कंपनी का वो ट्रू टू लेवल से आया था, जो कि इस क्वार्टर में अवेलेबल नहीं था, इसीलिए 19% का ग्रोथ है। लेकिन कंपनी ने क्या किया, ट्रू टू लेवल के इम्पैक्ट को ऑफसेट करने के लिए इन्होंने जो ब्रोकिंग के चार्जेस हैं वो थोड़े से बढ़ा दिए, थोड़ा सा एएमसी बढ़ा दिया, जो डोरमेंट अकाउंट है उन पे भी थोड़े से चार्जेस इन्होंने बढ़ा दिए। तो बेसिकली प्राइस हाइक किया था एंजल वन ने, जिससे इनको 238 मिलियन का रेवेन्यू आया है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। तो मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में ये बोला है कि अगर हम लाइक टू लाइक कंपेयर करें, यानी ट्रू टू लेवल चार्जेस अगर खत्म नहीं हुए होते सेबी की तरफ से और हम अगर ये चार्जेस वगैरह नहीं बढ़ाते, तो हमारा जो आप इंपैक्ट देख रहे हो रेवेन्यू में वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे 17% का डिक्लाइन नहीं होता, हार्डली 10% के आसपास का डिक्लाइन होता। यानी अगर ये चीजें नहीं होती तो रिजल्ट इतना ज्यादा खराब नहीं होता एंजल वन का, जितना इस इंपैक्ट के बाद हमको देखने को मिल रहा है। बाकी इनका पैट का ग्रोथ तो हमने डिस्कस किया ही है, 8% के आसपास का कंपनी का पैट का ग्रोथ आया है। सो ये पूरा रिजल्ट है एंजल वन का। रिजल्ट ऑफकोर्स अच्छे नहीं रहे हैं, बिजनेस अपडेट में उसका आइडिया लग गया था। सो अब मेन हम बात करते हैं कि कौन कौन में मैनेजमेंट ने क्या बोला, क्या बड़ा हाईलाइट दिया अपने ब्रोकिंग बिजनेस के लिए। तो लास्ट क्वार्टर में हमने जब डिस्कस किया था एंजल वन को, इन्होंने अपने कॉन कॉल में इनकी मैनेजमेंट का कहना था कि जो ट्रू टू लेवल वाला जो इम्पैक्ट आया है सेबी की तरफ से, उसको हमारे पास जो लीवर्स हमने यूज किए हैं अपने बिजनेस में प्राइस हाइक करके, उससे हम बहुत इजीली उसको ऑफसेट कर लेंगे। यानी ट्रू टू लेवल से हमारे रेवेन्यू के ऊपर कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। पर अगर आप इनका रेवेन्यू डिक्लाइन देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट 17-18% का डिक्लाइन है। सो इससे हमको क्या समझ में आता है कि ट्रू टू लेवल ने भी कुछ हद तक इम्पैक्ट किया है इनके रेवेन्यू को। तो मैनेजमेंट क्या कह रही है कि एक्चुअली जो हमारा एस्टिमेशन था वो अभी भी वही है कि ट्रू टू लेवल वाले इम्पैक्ट को हम अपने इन लीवर जो हमने यूज किए इससे हम ऑफसेट कर लेंगे। लेकिन इस क्वार्टर में क्या हुआ कि तीन चार चीजें एक साथ हो गई। सो एक तो ट्रू टू लेवल का इम्पैक्ट था ही, प्लस सेबी का जो रेगुलेशन था उसमें वो जो एक और एडिशनल रेगुलेशन आया है कि जो एक्सपायरी वगैरह भी उन्होंने चेंज कर दी है अब। सो उससे और एडिशनल इम्पैक्ट पड़ा। दूसरा, अगर आप ग्लोबली देखो तो स्लो डाउन चल रहा है। इंडिया के अंदर जो इंडिया की इकोनॉमी अभी तक अच्छी कर रही थी, सेंटीमेंट एक काफी पॉजिटिव था, उसमें पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ के नंबर थोड़े से कम होते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन का कंसर्न है, प्लस आपका कंजम्पशन में काफी ज्यादा स्लोनेस देखने को मिल रही है, वीकनेस देखने को मिल रही है। सो ये तीन चार चीजें हैं जिन्होंने सेंटीमेंट को एकदम से इम्पैक्ट किया है। और ऑर्डर्स हम देखें, वॉल्यूम्स हम देखें तो उसमें एक बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है। तो कंपनी का कहना ये है, मैनेजमेंट का कहना ये है कि पहले हमारा मानना था कि ट्रू टू लेवल और सारी चीजों को मिला करके हमारे नेट इनकम के ऊपर 13 से 14% का इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन अब हमारा मानना ये है कि ये सारी चीजें थोड़ी सी ज्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। सो 3 से 4% का और एडिशनल इम्पैक्ट कंपनी जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है अपने रेवेन्यू के ऊपर। यानी जो इम्पैक्ट पहले 13-14% था, अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 18% तक का इनका इम्पैक्ट रह सकता है इनकी इनकम के ऊपर। इनफैक्ट ऑन अ सेफर साइड मैनेजमेंट का कहना है कि 20% तक भी ये इम्पैक्ट जा सकता है, यानी 18% से 20% का ओवरऑल इनके नेट इनकम के ऊपर इम्पैक्ट रह सकता है। अब ये इन्होंने 1 ईयर तक का इम्पैक्ट के बारे में बात करी है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस है एंजल वन का, जो भी ये 3 करोड़ के आसपास टोटल क्लाइंट बेस है, इससे फर्स्ट ईयर में जितना क्लाइंट आता है, सॉरी फर्स्ट ईयर से एक क्लाइंट से जितना रेवेन्यू आता है एंजल वन को, उस रेवेन्यू में ये 18-20% का डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो पहले 13-14% का एक्सपेक्ट कर रही थी कंपनी। बट ये शॉर्ट टर्म का इन्होंने बोला है। मीडियम टर्म में अभी भी मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस है कि जो लाइफ टाइम वैल्यू है कस्टमर की वो अभी भी चेंज नहीं हुई है, बिकॉज इतने सारी चीजें हम कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, नए वर्टिकल्स ऐड कर रहे हैं, वैल्यू एडेड सर्विसेज ऐड कर रहे हैं। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सारी चीजें हम बहुत इजीली ऑफसेट कर लेंगे, मार्केट शेयर गेन होगा हमारा,
हर एक कस्टमर का जो वॉलेट शेयर है उसको हम ज्यादा से ज्यादा गेन करेंगे उसमें। तो लाइफ टाइम वैल्यू में कंपनी कोई डिक्लाइन एक्सपेक्ट नहीं कर रही है, बट यस शॉर्ट टर्म में 18 से 20% का रेवेन्यू डिक्लाइन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब पॉइंट आता है कि हमको इसमें कैसे देखना चाहिए, क्या व्यू बनता है अब ओवरऑल। सो पर्सनली अगर मैं देखूं तो इस कंपनी को मैं काफी टाइम से ट्रैक कर रहा हूं, एंड जो इनका एग्जीक्यूशन रहा है हर एक वर्टिकल के अंदर जो स्टेप बाय स्टेप कंपनी ने एंटर करा है, एंड सिर्फ एक ब्रोकिंग से बहुत सारे वर्टिकल्स के अंदर इन्होंने एंटर करा है, उस पर प्रोग्रेस काफी अच्छा रहा है। सो उसको देखते हुए क्लियरली हमको समझ में आता है कि एक पूरे फिनटेक मॉडल की तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं। मतलब आज 3 करोड़ के आसपास इनका क्लाइंट बेस है, स्कोप अभी भी बहुत बड़ा है, अंडर पेनिट्रेशन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। तो कल को चल के जब ये क्लाइंट बेस इनका 6 करोड़ 9 करोड़ के आसपास होगा और ये सारे सर्विसेज जब एक ही प्लेटफॉर्म पे कंपनी ऑफर कर रही होगी, तब ऑफकोर्स इनके पास जो क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा, अगर आप इनकी मैनेजमेंट को सुनोगे तो इन्होंने कभी भी एक जो नए सेगमेंट के अंदर एंटर किया है वो इस पर्पज से नहीं किया कि हमको हमारे बिजनेस में एक और रेवेन्यू स्ट्रीम ऐड करना है। मैनेजमेंट का हमेशा से व्यू रहा है कि जिस भी सेगमेंट के अंदर हम एंटर कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आप ये यूनिक एसआईपी वाला नंबर लो। सो आई थिंक 2 साल पहले इन्होंने ये एसआईपी का प्लेटफॉर्म सर्विस स्टार्ट किया था अपने प्लेटफॉर्म पे। तो तब से अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट का कांस्टेंट टारगेट रहा है कि हमको टॉप कैटेगरी के अंदर रहना है, यानी टॉप 2 टॉप 3 टॉप 4 प्लेयर्स के अंदर रहना है। सेम इनका व्यू है हर एक बिजनेस के लिए। मैनेजमेंट कह रही है कि चाहे हम एएमसी का बिजनेस हो, वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस हो या डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस हो, हर एक बिजनेस में हमारा गोल एक ही है कि हमको टॉप कैटेगरी में आना है, यानी टॉप 2 टॉप 5 प्लेयर्स के अंदर हमको रहना है, सो दैट ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर हम गेन कर पाए, एक कस्टमर का जो वॉलेट शेयर है वो ज्यादा हम गेन कर पाए। तो ये इनका टारगेट है। ऐसा नहीं है कि कैजुअली हमारे पास ब्रोकिंग का रेवेन्यू है तो थोड़ा बहुत क्रॉस सेल कर लेंगे, सो एक और वर्टिकल ऐड किया, उस पर्पज से ये एंटर नहीं कर रहे हैं। तो मतलब एक पूरा जो जो भी फाइनेंशियल नीड होता है कस्टमर का, उसको केटर करने के ऊपर टारगेट है कंपनी का, एंड उसमें उसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, अभी बहुत बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। तो बट ये क्या हो गया, ये हो गया मीडियम टर्म आउटलुक। अब सिर्फ इसको देख करके मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि बिजनेस हमेशा अच्छा ही करता रहेगा, बिकॉज मुझे करंट टाइम में नियर टर्म में जो चैलेंजेस हैं कंपनी के लिए उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। सो उसको देखते हुए ये क्लियरली समझ में आता है कि नेक्स्ट जो कुछ क्वार्टर्स होने वाले हैं इस कंपनी के लिए वो चैलेंजिंग रह सकते हैं, बिकॉज मैनेजमेंट का भी कहना है कि ये अभी जो रेगुलेशन नया आया है उसको हार्डली अभी हाफ एंड क्वार्टर हुआ है, 1 डेढ़ महीना ही इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। अब उसका टोटल इम्पैक्ट आने वाले क्वार्टर्स में कैसा पड़ेगा, कितना पड़ेगा, वो मैनेजमेंट खुद भी आगे चल के उसको और अच्छे से असेस करेंगे। हाँ, इस चीज को लेकर के वो कॉन्फिडेंट है कि उनका क्लाइंट बेस 40-45% से ग्रो हो रहा है, तो अगर ये पेस कंटिन्यू रहा तो आगे चल के उसको ये ऑफसेट कर लेंगे अगले कुछ क्वार्टर्स के बाद में। लेकिन वी नो कि नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर तक तो ये चैलेंज बना रहेगा कंपनी के लिए, एंड उसमें रेवेन्यू कितना नीचे डिप हो सकता है, बिकॉज जैसा मार्केट का सेंटीमेंट चल रहा है, अगर मार्केट का सेंटीमेंट और खराब होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स और गिरते हैं आपके लिए, तब तो आपके रेवेन्यू पे पैट पे और ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। तो मैं यहाँ पे होप में नहीं बैठ सकता कि मीडियम टर्म में तो अच्छा कर लेगा तो मैं इसको अभी बेट कर दूं। मुझे इसको ट्रैक करना है। हाँ, मुझे पर्सनल लेवल पे इस पे कन्विक्शन है, कॉन्फिडेंस है, तो मे भी इसमें मैं ये प्रेफर कर सकता हूँ कि अगर मेरा एलोकेशन हाई है तो एलोकेशन कट करके एक नॉर्मल सा लो एलोकेशन के साथ में मैं इसको ट्रैक करना कंटिन्यू रख सकता हूं। बिकॉज अभी करंट टाइम में तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। रिटेल में आप देखो तो V2 रिटेल का रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, सॉरी बिजनेस अपडेट आया। देन कंडियाल का बिजनेस अपडेट आया, पीएन गाडगिल का बिजनेस अपडेट आया। तो बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छे पेस पे ग्रो कर रहे हैं, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है उनका। सो अगर मुझे फ्रेश कैपिटल डालना है तो मैं उनको प्रेफर करूंगा। एंजल वन या इस तरीके के जो बिजनेसेस हैं जिनके मॉडल पे मुझे कन्विक्शन है, मैनेजमेंट के एग्जीक्यूशन पे कन्विक्शन है, बट नियर टर्म में अनसर्टेनिटी है, चैलेंजेस है, क्लैरिटी नहीं है, सो वहां मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा कि एक लो एलोकेशन के साथ में मैं मे बी इनको ट्रैक करना कंटिन्यू रखूं। देन ऑफ कोर्स जब मुझे लगेगा 2-3 क्वार्टर के बाद कि अब वापस से ग्रोथ आ रही है, क्लाइंट एक्विजिशन इनका ग्रो करना स्टार्ट कर गया है, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, सो मेरा एलोकेशन ऑफ कोर्स कभी भी इंक्रीज हो सकता है। अभी तो बहुत ऑप्शन है मार्केट में, और भी रिजल्ट आएंगे, उनको देखना है। ये ओवरऑल व्यू बनता है एंजल वन के ऊपर। बाकी इनका कौन कौन डिटेल में कवर करेंगे और अच्छी इंसाइट मिलेगी, जो अदर प्रोडक्ट्स है, बाकी बिजनेसेस हैं, उसमें कैसा व्यू है मैनेजमेंट का। वो ट्रैकिंग हमारा चलता रहेगा। आपके जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।